कि अगर यहाँ कोई नहीं होता तो यामिनी यही अपनी छोटी मूर्ख बहन को पीटना शुरू कर देती। लेकिन इस वक्त वो ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग थे। यामिनी अपनी मुट्ठियों को गुस्से में भींजते हुए अपनी हो रही शर्मिंदगी को सहन करने की पूरी कोशिश कर रही थी। चाहे कुछ भी हो जाए, वो स्थिति को बिगड़ने नहीं दे सकती थी, इसलिए वो अपनी बात को संभालते हुए बोली, छोटी बहन, तुम मेरी बातों को गलत समझ रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम मिठाई नहीं खा सकती। मैं तो बस इतना कहना चाह रही हूँ कि आज हमारी सम्मानित महारानी का जन्मदिन है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी उनके मनोरंजन के लिए अपने किसी कौशल का प्रदर्शन करना चाहिए। मुझे याद है कि बचपन में तुम्हें वाद्य यंत्र बजाना बहुत पसंद था। तुम अक्सर पिताजी से ये सीखने की जिद किया करती थी, तो क्यों न इस वक्त यहाँ उत्सव के मौके पर तुम यह प्रदर्शन करो। हम तुम्हारा प्रदर्शन देखकर महारानी को भी अत्यंत प्रसन्नता होगी। छोटी बहन रागिनी आखिर कैसे नहीं समझ सकती थी कि उसकी ये बड़ी बहन उसके लिए किस प्रकार का षड्यंत्र रच रही है, बल्कि यहाँ सब मौजूद सभी लोग इस खेल को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे थे। भला किसी मूर्ख व्यक्ति को संगीत, गायन, चित्रकला, सुलेख, नृत्य या तलवारबाजी जैसी किसी भी कला का ज्ञान किस प्रकार हो सकता था। यह साफ था कि अधिरथ परिवार की ये सौम्य और गुणी राजकुमारी अपनी छोटी मूर्ख बहन के लिए जाल बिछा रही है। वो सबके सामने रागिनी को बेइज्जत करके अपना बदला लेना चाहती थी। रागिनी ने जिस तरह से सबके सामने उसे बेइज्जत किया था, वो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, लेकिन वहाँ मौजूद किसी भी इंसान को रागिनी से कोई हमदर्दी महसूस नहीं हो रही थी। कहीं न कहीं उन सब के मन में रागिनी के खिलाफ द्वेष या नफरत की भावना रखते थे, क्योंकि एक मूर्ख होते हुए भी उसका विवाह महामहिम युद्ध देवता से हो गया था। भले ही वो सिर्फ नाम की पत्नी थी, लेकिन उसका नाम युद्ध देवता से जुड़ चुका था। कहीं न कहीं सब उसे बेइज्जत होते देखना चाहते थे। इन सब में सबसे ज़्यादा तो राजकुमारी पूर्वी खुश थी। वो मन ही मन बोली, अब इस बदसूरत मूर्ख और इसकी औकात पता चलेगी। न जाने क्या सोचकर इसे हमारे तीसरे महामहिम के गले बांध दिया गया, वो भी जरूर युद्ध देवता होने के बाद इसी कारण साम्राज्य नहीं लौटे। पूर्वी यामिनी की बात सुनकर काफ़ी उत्साहित थी, क्योंकि वो महाराज के सामने रागिनी को अपमानित होते हुए देखना चाहती थी। विद्युत, जो ये सब अपनी जगह पर बैठा हुआ देख रहा था, वह अपने सारे तमाशे को मुस्कुराते हुए देख रहा था। जब उसने यामिनी की बातें सुनी तो उसकी भौहें आपस में तन गई। वही सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठे महाराज को रागिनी अफवाहों से काफ़ी अलग लग रही थी, इसलिए वो भी ये देखना चाहते थे कि आखिरकार उनके छोटे भाई की ये पत्नी अफवाहों से कितनी अलग है। बस इसी कारण से सम्राट शांत बैठकर यामिनी को उसके मन का करने दे रहे थे, वरना किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि राज दरबार में सबके सामने राजपरिवार के किसी सदस्य पर कोई बाहर का इंसान इस तरह से अपमानित करने की योजना बनाए। इतना तो तय था कि उनके छोटे भाई की पत्नी उतनी बेकार नहीं है जितना उन्हें अफवाहों में बताया गया है। वैसे यामिनी का प्लान काफ़ी अच्छा था, लेकिन बेचारी यामिनी इस बात से अनजान थी, जो लड़की इस वक्त उसके सामने खड़ी है वो इन कलाओं में महारत हासिल कर चुकी है। उससे मुकाबला करने से पहले भी 10 लोग 10 बार सोचते हैं। रियान तो साइड हॉल की खिड़की में यह सब देख रहा था। वह भी इस छोटी लड़की को मुस्कुराते हुए देख रहा था। वह यह जानने को उत्सुक था कि इस लड़की का अगला कदम क्या होगा। वही यामिनी तो अपनी मूर्ख बहन को सबके सामने उकसा कर कोई बेवकूफ़ी भरी हरकत करते हुए देखना चाहती थी, ताकि वो एक बार फिर रागिनी को अपमानित कर सके, जो वो हमेशा किया करती थी। लेकिन इसके बिल्कुल उल्ट रागिनी बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए यामिनी को देख रही थी। वो अपने मासूम और छोटे दांतों को दिखाते हुए मुस्कुराकर बोली,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद बड़ी बहन, मुझे इस बात को याद दिलाने के लिए। भला मैं बचपन में उस वाक्य को कैसे भूल सकती हूँ। मुझे अच्छे से याद है, जब मैंने एक बार पिताजी के अध्ययन में सारंगी को छुआ था तो मुझे 50 कोड़े और 5 दिन भूखा रखा गया था। मुझे जानकर ये अच्छा लगा कि बड़ी बहन आज भी इन सब बातों को याद करके सहानुभूति रखती है। रागिनी के इस अचानक खुलासे से यामिनी हो नहीं बल्कि महेंद्र अधिरथ का भी मुंह काला पड़ गया। बचपन से रागिनी के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता था ये बाहरी लोगों को भले ही पता न हो, लेकिन परिवार वालों को बखूबी पता था। और महेंद्र को ये वाक्य याद कैसे नहीं रहता। आखिर वो ही तो थे जिन्होंने रागिनी को ये सजा दी थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी ये मूर्ख बेटी इस तरह सबके सामने खुलासा कर देगी। रूहानिका तो महेंद्र को घिन भरी नज़रों से देख रही थी। उसे रागिनी से काफ़ी सहानुभूति महसूस हो रही थी। आखिर उन दोनों की हालत काफ़ी हद तक एक जैसी थी। ये कैसे, वो आपको आगे पता चलेगा। सभी लोग महेंद्र को बड़ी ही अजीब नज़रों से देख रहे थे। इस खुलासे के बाद उसकी प्रतिष्ठा काफ़ी हद तक धूमिल हो चुकी थी। उसके सिर पे पसीने की बूंदें आ गई थी। सबसे बड़ा उसे इस बात का ध्यान था कि इस वक्त वो लोग शाही महल में थे और जिस व्यक्ति पर अत्याचार किया गया था वो शाही परिवार की एक सदस्य बन चुकी थी। जो लोग कुछ पल पहले तक उसकी चापलूसी कर रहे थे वो उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। सभी लोगों के मन में अलग अलग विचार थे, लेकिन रागिनी सबके नज़र में एक मूर्ख थी। तो भला एक मूर्ख थोड़े झूठ बोलेगा। इसलिए सभी लोगों ने आसानी से रागिनी की बातों पर यकीन कर लिया। यामिनी भी परिस्थितियों की गहराई को अच्छे से समझ रही थी, इसलिए वो इस बात को ढकने के लिए कुछ बोलने ही वाली थी और उससे पहले ही रागिनी बोल पड़ी। इससे पहले कि यामिनी कुछ बोलती रागिनी बोल पड़ी। बड़ी बहन, मुझे पता है बचपन में बहुत परेशान करने वाली रही होगी, है ना? लेकिन आज मैं आपको ईमानदारी से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मुझे सच में वह वक्त याद है, एक वाद्य यंत्र बजाने का मन हो रहा था, लेकिन मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि बड़ी बहन इतनी विचारशील होगी कि मुझे अपनी इच्छा पूरी करने का मौका इस उत्सव के दौरान देगी। रागिनी ने ऐसी बातों की जैसे बचपन की वो पीड़ादायक यादें उसकी ही हो। वैसे ये सच भी था, क्योंकि उस वक्त इस शरीर में कोई और थी। वह खुद को अपनी इस बड़ी बहन का आभारी दिखा रही थी, जिसे उसने बड़ी ही आसानी से भीड़ की सहानुभूति अपनी ओर कर ली। यही तो खास बात थी। रागिनी की बातों में उससे कोई भी नहीं जीत सकता था। उसे बहुत अच्छे से पता था कि लोगों की सहानुभूति किस प्रकार से लेनी है। यामिनी अक्सर तेज थी तो रागिनी महातेज बन चुकी थी। लोगों को उनकी बातों में ही कैसे फंसाना है रागिनी को बहुत अच्छी तरह से पता था। यामिनी को कुछ न बोलने का मौका दिए बिना ही रागिनी अपनी जगह से उठकर यामिनी के पास खड़ी हो गई। रागिनी ऊंचे सिंहासन पर बैठे सम्राट की ओर देखकर बोली, सम्राट और साम्राज्ञी दीर्घायु हो। मैं सम्मानीय साम्राज्ञी को जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और ईश्वर से आपके सुंदर, स्वस्थ और सौभाग्यपूर्ण जीवन की कामना करती हूँ। साम्राज्ञी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के बाद रागिनी सम्राट के सामने अपना सिर सम्मान से झुकाते हुए बोली, जैसा कि यहाँ सभी लोग इस शुभ अवसर पर अपना अपना कौशल दिखा रहे हैं, क्योंकि मेरी बड़ी बहन चाहती है कि मैं भी अपना कौशल दिखाऊं, तो अगर सम्राट को कोई आपत्ति न हो तो मैं इस अवसर पर 7 तानों वाली बीना बजाना चाहती हूँ। क्या मुझे इसकी आज्ञा है? रागिनी ने मासूमियत से पलक झपकाते हुए सम्राट की ओर देखा और उनके कुछ बोलने का इंतजार करने लगी। रागिनी को सम्राट से इतने सम्मानपूर्ण तरीके से बात करता देख यामिनी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब उसने रागिनी की पूरी बात सुनी तो उसके होठों पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान तैर गई। वो मन में बोली, अब देखती हूँ कि ये खुद का उपहास का पात्र बनने से कैसे बचाती है। इस बेवकूफ़ ने तो खुद ही अपनी कब्र खोद ली, पर मुझे क्या। यामिनी मन ही मन ये सब सोचकर बहुत खुश हो रही थी। रागिनी का अनुरोध सुन के किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये
अधिरथ परिवार की मूर्ख बेटी खुद को सबके सामने उपहास का पात्र बनवाने के लिए ऐसा अजीब सा अनुरोध क्यों कर रही है। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि रागिनी सारे वाद्य यंत्रों को छोड़कर 7 तानों वाली वीणा ही क्यों बजाना चाहती है। इन लोगों में खुद रियान, विद्युत और रूहानिका भी शामिल थे। उन्हें रागिनी का ये अनुरोध थोड़ा मूर्खतापूर्ण लग रहा था। उन्होंने अपने साम्राज्य, यहाँ तक कि बाहर के साम्राज्य में भी किसी महिला को कभी 7 तानों वाली वीणा बजाते हुए नहीं देखा था। अब इन्हें कौन बताए कि जो कोई भी करता वही करने में हमारी रागिनी को सबसे ज्यादा मजा आता है। तो चलिए, सब ऐसा क्यों सोच रहे हैं, इसका कारण मैं बता ही देती हूँ। 7 तानों वाली वीणा एक दुनिया में एक खास तरह का वाद्य यंत्र है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ संगीत के लिए ही नहीं बल्कि युद्ध के समय भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसकी धुन को अंदरूनी शक्ति की मदद से बजाया जाए तो इससे बहुत से कार्य किए जा सकते हैं, जैसे सुरक्षा कवच तैयार करना, किसी पे हमला करना या फिर संगीत से किसी को वश में करना आदि शामिल है। लेकिन इसका इस्तेमाल संगीत के लिए भी किया जाता है। जब बिना अंदरूनी शक्तियों के इस यंत्र पे धुन बजाए जाए तो उसका कोई जादुई असर नहीं होता, वो एक मामूली वीणा की तरह ही हो जाता है। लेकिन उस पे किसी भी धुन को बजाना बहुत ही मुश्किल माना जाता है, इसलिए लोग ज्यादातर संगीत के लिए मामूली वीणा का ही इस्तेमाल करते थे। क्योंकि 7 तानों वाली वीणा का ज्यादा इस्तेमाल जादुई प्रतियोगिताओं और युद्ध में होने लगा, इसलिए ज्यादातर इसे पुरुष ही बजाया करते थे। इसे सीखना आम वीणा के मुकाबले 10 गुना ज्यादा कठिन था, इसलिए महिलाएं इसे बजाना बहुत ही कठिन मानती थी। इसी कारण से सभी को नजरों में रागिनी का अनुरोध बस ही मूर्खतापूर्ण था। 7 तानों वाली वीणा के इस्तेमाल अक्सर मन को शांत करने के लिए भी किया जाता है। सम्राट खुद भी रागिनी के इस अनुरोध से काफी अचंभित थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि इस वाद्य यंत्र को चुनने के पीछे रागिनी का क्या कारण है। रागिनी की चमकदार आंखें देखते हुए सम्राट अपनी आवाज को नरम करते हुए बोले, तुम 7 तानों वाली वीणा ही क्यों बजाना चाहती हो? और भी इतने सारे वाद्य यंत्र है, तुम उनमें से एक क्यों नहीं चुनती? जाहिर तौर पर सम्राट रागिनी को बचने का अवसर दे रहे थे। उसे नहीं पता था कि सामने खड़ी लड़की की 7 तानों वाली वीणा बजाने के पीछे क्या मकसद है। उन्हें ये भी पता नहीं कि ये लड़की बजा भी पाएगी या नहीं। इस वीणों का बजाना आसान बिल्कुल नहीं था, इसलिए उन्हें रागिनी पर विश्वास नहीं था। भले ही उसे बिना अंदरूनी शक्ति के बजाना हो, लेकिन यह भी बहुत ही मुश्किल था। पूरे साम्राज्य में सम्राट के अलावा सिर्फ उसका सबसे छोटा भाई रियान ही इस यंत्र को बजाना जानता था। रियान तो खुद सम्राट से भी अच्छी तरह से इस वाद्य यंत्र को बजाना जानता था, इसलिए उन्होंने किसी और को वाद्य यंत्र चुनने का सुझाव रागिनी को दिया। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके छोटे भाई की पत्नी सबके सामने किसी भी कारण से अपमानित होना पड़े।